अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक द लंग्स स्टार्ट करेंगे। इसको ना मैं आपको थोड़ा सा पहले बोर्ड पे समझाना चाहती हूँ, ओवरव्यू देना चाहती हूँ। इसमें वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक खूबसूरत सा पर्सन है, ठीक है, ये उसकी। अब आपको पता है कि ना मैंने आपको बताया कि अच्छा ये वाली जो एरिया होता है ना, इसको कहते हैं चेस्ट। ये सारी खाली जगह है, इस खाली जगह को कहेंगे थोरेसिक कैविटी। ठीक हो गया। कैविटी मतलब खाली जगह, थोरेसिक मतलब इस एरिया को ना चेस्ट भी कहते हैं इस एरिया को, और इस एरिया को थोरैक्स भी कह सकते हैं। एक ही नाम है, इतनी चीज़ों के एक ही चीज़ के इतने नाम हैं। थोरैक्स कह लो, चेस्ट कह लो, या एक खाली जगह है ना तो थोरेसिक कैविटी कह लो। मतलब बेशक ये चीज़ आप रहने दें याद करने को, ठीक है। ये थोरैक्स कह लो, चेस्ट कह लो अपना, और नीचे की तरफ आपका पेट होता है, सही है। ये सारा आपका एब्डोमेन है। अब चेस्ट को और इन दोनों को अल्लाह ताला ने सेपरेट करने के लिए दरमियान में ना एक ऐसे करके स्ट्रक्चर लगा दिया है। ये मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम ना पर्दे को कहते हैं। ये एक पर्दा है ऐसे करके, एक सेपरेशन है चेस्ट के, थोरैक्स के दरमियान में, चेस्ट के दरमियान में और एब्डोमेन के दरमियान में। ठीक हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे आपके लंग्स पड़े हुए हैं। एक लंग मेरा यहाँ पे पड़ा है और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ से आपको पता है ट्रेकिया आ रहा है। ट्रेकिया आगे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, ऐसे ही होता है ना। और ये आपका इस तरह करके खूबसूरत सा हार्ट पड़ा हुआ है इन दोनों लंग्स के दरमियान में। तो आपके जो लंग्स हैं वो थोरैक्स में पड़े हुए हैं, यही बात है ना, मैं कह सकती हूँ ना, क्योंकि इसी एरिया को थोरैक्स कहते हैं। सही हो गया। अच्छा अब आपने आपके लंग्स ऐसे नहीं पड़े होते, क्योंकि लंग्स बड़े स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं, बड़े नरम ऑर्गन्स हैं। अगर ऐसे पड़े होते ना खुलम खुला, तो आप थोड़ा सा गिरते तो डैमेज हो जाते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनको ना बड़े खूबसूरत से एक बोन, हड्डी कितनी सख्त होती है, तो एक बोन्स का, हड्डियों का एक केज होता है, उसमें रखा हुआ है अल्लाह ताला ने इनको। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं डायग्राम, ये देखिए इस तरह करके, ठीक हो गया। ये एक केज होता है, इसको रिब केज कहते हैं। ये देखिए सारे रिब्स से मिलके बना हुआ है। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे चेस्ट वाले एरिया में अगर आप देखें, सबसे ऊपर आपको हाथ लगाएं, आपको स्किन महसूस होगी। स्किन के नीचे ना थोड़े मसल्स हैं, उन मसल्स को आप हटाओगे ना तो उनके नीचे ही आपको रिब्स मिलेंगी। बाजू का इतना कुछ पतले लोग हो तो उनके अंदर रिब्स नज़र भी आ रही होती हैं, जो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये कितनी रिब्स हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। 12 इधर है, 12 इधर है। और ये आगे की तरफ एक टाई की शक्ल, जिस तरह टाई नहीं होती उस तरह की एक बोन होती है, उससे आगे जाके रिब्स अटैच हैं। और पीछे की तरफ ये रिब्स कहाँ से अटैच हैं? पीछे की तरफ ना आपकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, वो जिनको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ ये पीछे जाके रिब्स अटैच हैं। ठीक हो गया। तो इन रिब्स के, ये इस पूरे को कहते हैं रिब केज। ठीक हो गया। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने लंग्स रखे हुए। एक लंग यहाँ पे पड़ा होगा इसके अंदर, यहाँ पे उन्होंने लंग्स नहीं दिखाए हुए, और एक लंग यहाँ पे पड़ा होगा। अब खुद ही सोचें आप, लंग्स कितने अच्छे से तरीके से प्रोटेक्टेड है। इन लिंग, ये जो रिब्स है ना, इनके दरमियान में मसल्स होते हैं, इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। आगे हमने यही इसी के बारे, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बहुत पढ़ना है। तो अभी आप समझ लें कि जो रिब्स हैं, ठीक है, इन रिब्स के दरमियान में ऐसे करके ना मसल्स लगे हुए हैं। इन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक हो गया। तो लंग्स को किस चीज़ ने प्रोटेक्ट किया हुआ है? रिब्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। नज़र आ रहा है आपको? इनके अंदर दो लंग्स होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा, और उनके दरमियान में हार्ट पड़ा हुआ है। तो इतने अच्छे तरीके से इन लंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है। वो कहते हैं 2 लंग्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो आपको पता ही है। एक ये लंग, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, 2 लंग्स हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि जो लंग्स होते हैं कहाँ पे लाई कर रहे होते हैं? थोरैक्स में लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है ना। मैंने आपको सारा भी समझाया। इस एरिया को थोरैक्स कहते हैं। और कहाँ पे मौजूद है? ये हार्ट है, ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट। एक हार्ट के इस साइड पे लंग है और एक हार्ट के इस साइड पे मौजूद है। सही हो गया। उसके बाद वो कहते हैं लंग्स को किस चीज़ ने प्रोटेक्ट किया? और रिब्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो मैंने भी आपको बात समझाई। और रिब्स ने, और रिब्स के दरमियान में मसल्स होते हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, उन्होंने लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये देखें, लंग्स किस चीज़ से प्रोटेक्टेड है? ये रिब्स से, पसलियों से, और रिब्स के दरमियान में यहाँ पे ऐसे करके मसल्स लगे होंगे जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, उनसे प्रोटेक्टेड हैं। अच्छा, वो कहते हैं हर जो लंग होता है, अब मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ये जो लंग होते हैं ना, मैंने आपको बताया लंग्स हैं, और ये बाई की तरफ सारी वो ये वाला सारा रिब केज है। ये वाला सारा, इसको रिब केज भी कहते हैं। ठीक है। इसको चेस्ट वॉल भी कहते हैं, क्योंकि यही चेस्ट
ये जो आपकी चेस्ट वाला सारा एरिया इसकी वॉल है, चेस्ट वॉल, इसी को चेस्ट वॉल कहते हैं। इसी तरीके से इस तरह करके यहाँ पे चेस्ट वॉल मैंने आपको बना दी, ठीक है। इस चेस्ट वॉल के अंदर लंग्स पड़े हुए हैं, या ये कह लो रिब केज के अंदर लंग्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना लंग ऐसे नहीं पड़े होते, लंग्स की खूबसूरत सी कवरिंग भी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो ये लंग्स है ना, लंग्स कैसे करके कवरिंग होगी, ऐसे करके लंग्स की कवरिंग है। मैं ब्लैक वाली सारी लंग्स की कवरिंग बना रही हूँ, ठीक हो गया। ये सारी ऐसे करके लंग्स की कवरिंग होती है। ये जो लंग की कवरिंग है ना, इस कवरिंग को हम कहते हैं प्लूरा। इंपॉर्टेंट बात है, लंग की कवरिंग को प्लूरा कहते हैं। अब प्लूरा की 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। ये मैंने इनर लेयर बना दी है। जो आउटर लेयर होती है ना, वो यहाँ पे लगी होती है। ये जो मैंने आपको बताया था अभी, चेस्ट वॉल है, ओहो क्यों नहीं, ये देखिए इस तरह करके ये सारी यहाँ पे करके ना, ये प्लूरा की आउटर लेयर लगी हुई है, सही हो गया। और ये जो रेड वाली मैंने आपको बनाई है, मैंने सारी क्या बनाई थी, ये मैंने बताया था सारी चेस्ट वॉल है, सही हो गया। तो इस तरह प्लूरा की 2 लेयर्स होती हैं, इनर लेयर, आउटर लेयर। और अब ये जो 2 लेयर्स मैंने आपको बनाई ना, ये आउटर लेयर है, इनर लेयर है, इनके दरमियान में फ्लूइड फिर रहा होता है, फ्लूइड फ्लोट कर रहा होता है, ये सारा फ्लूइड है। इस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये सारा ठीक, इस फ्लूइड को क्या कहेंगे, क्योंकि प्लूरा के दरमियान में फ्लोट कर रहा है इसलिए इसको प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। अब ये प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है, ये फ्लूइड ऑयल या लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करेगा। जिस तरह आपके दरवाजे नहीं होते घरों में, दरवाजे, ये दरवाज़ा आपको मान लो घर का दरवाज़ा जिस चीज़ से अटैच होता है ना, उसको हिंज कहते हैं। ये जो हिंज है ना, इसको अगर आप ऑयल लगाते रहो तो दरवाज़ा सही तरीके से खुलता बंद होता रहेगा, कोई शोर नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसको तेल नहीं देते ना, आप नोट करें तो आवाज़, जब दरवाज़ा खुलता या बंद होता है, बहुत गंदी आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। बहुत एक रफ सा एक नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरीके से अगर आप ऑयल लगा दोगे तो वो ऑयल उस एरिया को लुब्रिकेट करता है। इसी तरीके से ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये भी ऑयल या लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करेगा। इसने क्या करना है, ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अच्छे तरीके से स्लाइड कर सकें। ये वाली लेयर, प्लूरा की दोनों लेयर, प्लूरा की अंदर वाली लेयर, प्लूरा की दोनों बाई वाली लेयर, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे करके अच्छे तरीके से स्लाइड कर सकें, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में रगड़ पैदा ना हो, फ्रिक्शन पैदा ना हो, इसलिए अल्लाह ताला ने हल्का सा फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड रखा हुआ है ताकि एक दूसरे के ऊपर आराम से स्लाइड कर सकें, ग्लाइड कर सकें। जो लफ्ज़ मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर लें, आपकी बुक में भी इन्होंने यही बात की हुई है। बुक से पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि लंग को सराउंड किया हुआ एक मेम्ब्रेन ने, जिसको प्लूरा कहते हैं। अब प्लूरा की डबल मेम्ब्रेन होती है, मैंने अभी आपको बताया, इनर लेयर, आउटर लेयर। देखें, ब्लैक वाली इनर लेयर है और जो बाह्य वाली है जो चेस्ट वॉल को सराउंड कर रही थी, ये आउटर लेयर थी, ये इनर लेयर थी। ऐसे इतना इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। स्पेस बिटवीन द डबल मेम्ब्रेन, इन डबल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो खाली जगह होती है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। बुक में लिखा नहीं हुआ लेकिन उस फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। और वो जो फ्लूइड होता है वो इनेबल्स देम टू ग्लाइड ओवर वन एंड अदर। वो जो दोनों लेयर हैं वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्लाइड कर सकें, अच्छे से ग्लाइड कर सकें, उसके लिए, ठीक हो गया। ये इस तरह है। अब वो कहते हैं लंग्स जो होते हैं स्पॉन्जी होते हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर एल्वोलाई मौजूद है, लंग्स के अंदर बेतहाशा ये वाले एल्वोलाई मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से लंग्स बड़े स्पंज लाइक होते हैं। अब एल्वोलाई कैसे आपको नज़र आते हैं? जिस तरह अंगूरों के गुच्छे होते हैं, बात हमने पहले कर ली है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं। अब वो कहते हैं अल्लाह ताला ने ऐसी अरेंजमेंट क्यों रखी हुई है, बबल लाइक एल्वोलाई, मतलब एल्वोलाई इसी तरह क्यों है? मैंने ये आपको बात समझा दी है। क्यों? तो क्योंकि लंग्स को एक ग्रेटर सरफेस एरिया मिल जाए। ये इससे पिछले लेक्चर में हमने बात डिटेल में पढ़ी है, आपने इससे पिछले वाला शुरू से ज़रूर मेरे साथ देखें, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट में मैं दे चुकी होती हूँ, फिर बाद में उस कॉन्सेप्ट को समझाना मुश्किल हो जाता है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि हर एल्वोलाई जो होता है उसको सराउंड किया हुआ एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने, बिल्कुल सही बात है, नज़र आ रहा है ना आपको, ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई के ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा है ब्लड वेसल्स हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज का पूरा जाल एल्वोलाई के ऊपर बिछा हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि हियर द रियल वर्क ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स प्लेस। जो असल काम है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो इस लेवल पे होना है। क्या होना है? क्या होता है आपको? क्यों? क्योंकि वो कहता है ब्लड और एयर साइड बाय साइड मौजूद हैं। ये देखें, ये एयर है इस एल्वोलाई के अंदर और ये ब्लड वेसल कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लोट कर रहा है, ब्लड घूम रहा है, ठीक है। तो एयर और फ्लूइड साइड बाय साइड मौजूद हैं। आराम से गैस यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो इनर सरफेस ऑफ एल्वोलाई हैज़ मॉइस्चर। अब वो कहते हैं कि जो एल्वोलाई की इनर सरफेस है ना, इसमें मॉइस्चर होता है। क्या मतलब कि ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई की जो इनर सरफेस है ना, ये इनर सरफेस है। यहाँ पे ऐसे हल्का करके मॉइस्चर बना दिया मैंने,
मॉइस्चर का मतलब है थोड़ा थोड़ा सा ये एरिया जो होता है, नमी होती है यहाँ पे, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि जब मॉइस्चर होता है ना तो गैसेस का एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब होगा क्या कि मैंने आपको बताया जो बाहर से हवा है ये उस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रिच एयर है, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने क्या करना है, इस मॉइस्चर के अंदर डिज़ोल्व हो जाना है। ये मॉइस्चर के अंदर डिज़ोल्व हो गई। अब क्या होगा, फिर ये ऑक्सीजन मूव करेगी यहाँ से। ये जो हमारे पास एल्वुलाई है ना, एल्वुलाई की बड़ी पतली सी वॉल है, इसको मैं बोर्ड पे आपको समझा देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ऐसा एल्वुलाई का स्ट्रक्चर होता है। एल्वुलाई ना पतले पतले सेल से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल थिन वॉल्ड सेल्स हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल्स है, बिल्कुल पतले पतले सेल, थिन वॉल्ड सेल, ठीक हो गया। ये सेल्स के न्यूक्लियाई हैं, ठीक हो गया। ये एल्वुलाई का हमने स्ट्रक्चर बना लिया। और अब हम यहाँ पे एल्वुलाई के ऊपर कैपिलरीज लगी होती हैं, तो ये कैपिलरी बना देते हैं ऐसे करके, कैपिलरी होगी। कैपिलरी की भी ना बड़ी पतली पतली वॉल होती है, थिन वॉल्ड सेल से ये भी लाइन होती है। देखें कितने पतले पतले सेल्स हैं, ठीक हो गया। ये इनके न्यूक्लियाई हैं सेल्स के, ठीक हो गया। अब देखें जो बाहर से हवा आई है ना, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन रिच एयर है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया जो एल्वुलाई की इनर सरफेस होती है ना, उसकी मॉइस्ट होती है, नमी होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी नमी मैंने आपको शो करवा दी। नमी का मतलब है यहाँ पे हल्के हल्के वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स ने आके इसको लाइन किया हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है, इस मॉइस्चर में डिज़ोल्व होना है। मॉइस्चर में डिज़ोल्व होने के बाद इसने इन सेल को लाइन क्रॉस करना है। अच्छा, अब ना एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। डिफ्यूजन क्या होता है, चीज़ों का हमेशा, ये आपने वैसे 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। चीज़ों का हमेशा मूव करना कहाँ से, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में, ठीक है। अच्छा, अब जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, चीज़ों का मूव करना हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, मतलब ऐसी जगह से मूव करना जहाँ पे उनकी अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे उनकी अमाउंट थोड़ी है, ठीक। जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, सही हो गया। चीज़ें हाई कंसनट्रेशन से जब लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती हैं तो कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे भी आप खुद ही देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और जो ब्लड आ रहा है आपके पास वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उस ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, उस ब्लड के अंदर तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक हो गया। तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो चीज़ें मैंने आपको बताया डिफ्यूजन के प्रोसेस में हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जाती हैं। जब ऑक्सीजन यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन में है, यहाँ पे लो कंसनट्रेशन में, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो लो ही हो गई ना। तो अब ऑक्सीजन ने यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में ऑक्सीजन कहाँ मूव कर रही है, पहले ऑक्सीजन जाएगी, ये ऑक्सीजन क्रॉस करेगी एल्वुलाई की वॉल को, फिर कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करेगी, फिर ब्लड में चली जाएगी। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो लेकिन यहाँ पे जो हवा बाहर से आ रही है, उस हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। उस हवा के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी भी तो बहुत थोड़ी होगी। कितनी होगी, 0.04% जो बाहर से ब्लड आ रहा है। ये देखें, आगे हम ये पढ़ेंगे, ये देखें जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, बहुत थोड़ी ना होने के बराबर, ठीक। तो चीज़ें हमेशा मूव कर, मैंने आपको बताया चीज़ें हमेशा मूव करती हैं हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसनट्रेशन है, यहाँ पे लो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम शो कर देते हैं ब्लैक से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी। ये क्यों नहीं चल रहा, हम रेड से बना लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रेड वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाना है। ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे जाएगी। तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जिसमें चीज़ें जो गैसेज हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसनट्रेशन थी तो लो कंसनट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आई है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। और डिफ्यूजन के प्रोसेस में नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, सही हो गया। यही बात अब उसने यहाँ पे लिखी हुई है, बुक से पढ़ लेते हैं। वो यही कह रहा है कि ऑक्सीजन जो थी वो उस मॉइस्चर में डिज़ोल्व हो गई, जो एल्वुलाई की वॉल में जो मॉइस्चर थी उस मॉइस्चर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई। फिर ऑक्सीजन ने अब डिफ्यूज़ करना है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन मूव जाएगी, कहाँ पे जाएगी, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से ऑक्सीजन जो है, ये जो थिन वॉल्ड बड़ी पतली पतली वॉल वाली ब्लड कैपिलरीज हैं उनको क्रॉस करके ब्लड में आ जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगी, इनटू द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज़ करेगी। होना डिफ्यूजन का प्रोसेस ही है, क्योंकि चीज़ें हाई मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ने डिफ्यूज़ करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रेड वाली है, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वुलाई।
कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एंटर करेगी, एल्वोलाई की वॉल को क्रॉस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एल्वोलाई के वॉल को क्रॉस किया और फिर इस एयर में आ गई, इस एयर में आ गई, ठीक है, एंड इनटू द एयर, उस एयर में आ जाएगी जो एयर एल्वोलाई के अंदर मौजूद है। इस तरीके से ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया है और ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हुआ है। और ये डिफ्यूजन कैसे हुई है? अक्रॉस द थिन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोलाई एंड कैपिलरीज, एल्वोलाई की पतली पतली मेम्ब्रेन और कैपिलरी की पतली पतली मेम्ब्रेन, इसके अक्रॉस ये गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया है जो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हुआ है। ये बात उन्होंने यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब ये एक साइंस टिडबिट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। वो कहते हैं कि आपने अपने नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी इन दोनों को बड़ा साफ़ सुथरा रखना है। रखेंगे तो क्या होगा, इसकी अहमियत क्या है? वो कहते हैं देखें, कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में एंटर हो रही है ना, उसने आपकी नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी में से ही गुजरना है। अगर हवा अंदर जा रही है तो आप खुद ही सोचें, हवा इस ओरल नेज़ल कैविटी में से जाएगी। अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो वो ओरल कैविटी में से आगे जाएगा, ठीक हो गया। तो खुद ही सोचें, अगर आपकी ओरल कैविटी मान लो ब्रश नहीं करते आप, तो इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स है, जरासीम है, तो जो खाना आपका अंदर जाएगा उस खाने के साथ भी वो जरासीम सारे चिपक जाएंगे, ठीक। अब वही खाना आपका आगे जाना है, जब वही खाना आपका आगे फेरेंक्स में जाएगा, फेरेंक्स के बाद आपको पता है फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप से स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब इतने जरासीम आपकी एलिमेंट्री कैनाल में चले गए, अब वो जरासीम एलिमेंट्री कैनाल में जाके डिजीज़ करवाएंगे, समझ आ गई। इसी तरीके से अगर आप अपनी नेज़ल कैविटी को साफ़ सुथरा नहीं रखते तो जो हवा अंदर जा रही है उसके अंदर सारे जर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जर्म्स हैं, आप साफ़ सुथरा नहीं रख रहे, ठीक है, इसको क्लीन नहीं कर रहे, तो जहाँ पे जर्म्स सारे उस हवा में एंटर हो जाएंगे। अगरचे यहाँ पे अल्लाह ताला ने म्यूकस रखा हुआ है और भी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन कितने जरासीमों को काबू कर लेंगे? फिर भी जरासीम कुछ ना कुछ बच के आगे चले ही जाएंगे और आगे आपको पता है आगे चले जाएंगे, जाते जाते आपके लंग्स में पहुँच जाएंगे वो जरासीम और लंग्स को जाके डैमेज करेंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि एयर जो होती है वो आपकी नेज़ल कैविटी में से पास करती है, और अगर नेज़ल कैविटी साफ़ हुई ना तो एयर एंटरिंग द लंग्स विल बी क्लीन, तो हवा जो लंग्स में जाएगी वो भी साफ़ सुथरी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो लंग्स होंगे ना वो जर्म्स और इन्फेक्शन से बच जाएंगे, तो लंग्स अच्छे से अपना काम करते रहेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आपके लंग्स ख़राब होंगे ना तो लंग्स के अंदर एल्वोलाई पड़ी हुई है, ये प्रोसेस नहीं होएगा। तो खुद ही सोचें, ये एल्वोलाई भी ख़राब होगी, लंग्स भी ख़राब हो गए, गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं हुआ तो आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड गंदा ही रहेगा, आपका ब्लड साफ़ ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब ब्लड साफ़ नहीं होगा, ब्लड में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल्स ने ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ना था, एटीपी बनानी थी, सेल एटीपी नहीं बनाएगा, अपना काम कैसे करेगा सेल, ठीक हो गया। तो ये सीन है। अब वो कहता है ओरल कैविटी में से जो फूड पास करती है वो गट में इसी तरीके से एंड होती है, गट में जाती है ना, एलिमेंट्री कैनाल में जाती है। वो कहते हैं अगर आपने इस अपनी ओरल कैविटी को साफ़ सुथरा नहीं रखा ना तो क्या होगा, जर्म्स अलोंग विद द फूड, जो फूड, ये जो जर्म्स है ना फूड में चले जाएंगे, फूड में शामिल हो जाएंगे और ये गट में चले जाएंगे, और गट में जाके इन्होंने गट के डिसऑर्डर्स करवाने हैं जो पीछे हम कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा आपके मुंह से गंदी स्मेल भी आएगी अगर आप अपनी ओरल कैविटी को साफ़ सुथरा नहीं रखोगे, लोग आपसे दूर भागेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपके टीथ स्टार्ट डिकेइंग, आपके टीथ डिके होना, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दांतों से तो खाना खाते हो सब कुछ, तो खाना भी नहीं आप कुछ खा सकोगे, तो कितनी मुश्किल पेश आएगी आपको। तो बेहतर है कि आप अपनी नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी को साफ़ सुथरा रख लें, ठीक हो गया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान यही है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।